हेलो फ्रेंड्स, सेंसिटिव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम 12th क्लास के मूल अधिकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ लिया है। आज हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 है। इन शोषण के विरुद्ध का अधिकार दो ही अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेद 23 और 24। सबसे पहले अनुच्छेद 23 के अंतर्गत देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है। इसमें यानी अनुच्छेद 23 में मानव क्रय विक्रय व बेगार प्रथा, इस पर रोक लगाई गई है। यानी शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 के अंदर मानव का क्रय विक्रय यानी मानव का खरीद और बेच नहीं सकते हैं। इसके साथ ही बेगार प्रथा यानी बेगारी, किसी व्यक्ति की बेकारी, उस पर भी रोक लगाई गई है। बेगार, वैसे राजस्थान में इस प्रथा को हाली प्रथा भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, बेगार प्रथा पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद 23 है। इसके बाद में शोषण विरुद्ध का दूसरा अनुच्छेद है 24। इसके अंतर्गत इसमें बताया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों के अंदर, खानों के अंदर जो खनन कार्य होता है पत्थरों का, उसके अंदर व खतरनाक काम करने पर रोक लगाई गई है। देखिए अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों के अंदर, खानों के अंदर और खतरनाक जो कार्य हैं वहां पर उसको करने के लिए रोक लगे। ये आयु ध्यान रखना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। इसके बाद में देखिए अनुच्छेद 25 से 28, जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। जो मूल अधिकार हमारा चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया। यानी धर्म संबंधित कौन कौन सी स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले अनुच्छेद 25 के अंदर, 25 के अंदर बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को कानून व्यवस्था, या इसको लोकाचार भी कहते हैं, या सदाचार, कानून व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए, इसके अंतर्गत रहते हुए कुछ बातें दी गई हैं। पहली बात है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण यानी व्यक्ति के मन की, वो उसकी स्वतंत्रता दे रखी है। धर्म से संबंधित यानी किसी भी धर्म को अपना सकता, अपने मन से उस धर्म के लिए कुछ संगठन बना भी सकता है। तो पहली बात है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यह ध्यान रखना, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। दूसरी जो इसकी स्वतंत्रता है वो किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। और तीसरी बात है उस धर्म का, यानी उस धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता। और नेक्स्ट इसकी बात है
जिस धर्म को उसने अपनाया है उस धर्म के अनुसार उस व्यक्ति को आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी उस धर्म की परंपरा संस्कृति वो अपना सकता है जिस धर्म को उसने अपनाया है। तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दे रखा है। तो एक बार वापस देखिए कि सभी व्यक्तियों को कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सदाचार को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरी है वो अपने धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपना सकता है। तीसरा है उस धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता उस व्यक्ति को, और उस धर्म को, जिस धर्म ने उसने अपनाया है उसका आचरण करने, उस धर्म के अनुसार आचरण यानी उसकी संस्कृति, उनके विचारों को अपनाने की स्वतंत्रता है। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। इसके अंतर्गत देखिए अनुच्छेद 26, इसमें भी वही बात है कि सभी व्यक्तियों को कानून व्यवस्था व सदाचार के अंतर्गत, इन कानून व्यवस्था व सदाचार के अंतर्गत रहते हुए पहली बात है इसकी अपनी धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार, धार्मिक संस्था का स्थापना करने का अधिकार दिया गया। यानी जिस व्यक्ति ने जिस धर्म को अपनाया है उस धर्म की धार्मिक संस्था का स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत निहित है। दूसरी, उसका प्रबंधन करने का, यानी जिस व्यक्ति ने धार्मिक संस्था का निर्माण किया है उस धार्मिक संस्था का प्रबंधन यानी रख रखाव करने का अधिकार भी दिया गया है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। और तीसरी बात इसके अंतर्गत दिया रखा है चल व अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। चल और अचल संपत्ति देखिए, चल यानी पैसों से संबंधित है और अचल संपत्ति ऐसे संपत्ति जिसको भूमि है, वो ऐसी संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में दे रखा है। और फिर इसका चौथा है उसका धार्मिक संस्था का समुचित उपयोग करने का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिया गया। देखिए एक बार वापस देखिए, अनुच्छेद 26 के अंदर सभी व्यक्तियों को कानून व्यवस्था और सदाचार के अंतर्गत रखते हुए, उनके कानून व्यवस्था और सदाचार को ध्यान में रखते हुए अपनी धार्मिक संस्था यानी जिस धर्म को अपनाया है उस धर्म की धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है, उस धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है, उस धार्मिक संस्था के चल व अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार दिया गया है और उसका समुचित उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत निहित है। इसके बाद अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 जो धार्मिक स्वतंत्रता का है, एक है राज्य किसी भी व्यक्ति पर एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए
यानी टैक्स नहीं लगा सकता। यहां पर राज्य दे रखा है, राज्य का मतलब होता है यहां सरकार, कि सरकार किसी भी व्यक्ति पर एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगाएगी। इसका मतलब होता है राज्य यानी सरकार किसी भी धर्म पर टैक्स नहीं लगाएगी। दूसरा, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में दे रखा है कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इधर देखिए, अनुच्छेद 28 हमारे को बताता है कोई भी शिक्षण संस्थान, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग सेंटर हो, उसमें किसी भी प्रकार की एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक था। इसके बाद में हमारा 5वां जो मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। इसके अंदर जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 29, इसके अंदर 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 व 30। इन्हें संस्कृति और शिक्षा संबंधित क्या अधिकार है हमारे, तो देखिए, सभी अल्पसंख्यकों, जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक वे हैं जो बहुसंख्यक, जिनकी आबादी कम है उस देश के अंदर, तो सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, उनकी लिपि व उनकी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार दिया गया। इनको बनाए रखने का अधिकार दिया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंदर। नहीं, जो माइनॉरिटी है उनकी अलग प्रकार की भाषा हो सकती है, उनकी लिखने की लिपि भी अलग हो सकती है, जैसे उर्दू, सिंधी, ये इनकी भाषा है, और उनकी संस्कृति, इनको बनाए रखने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में दिया गया। और उनके साथ किसी भी प्रकार का, यानी उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनको अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार है, इनको भाषा को बनाए रखने का अधिकार है, इनको अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। इन किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा इनके साथ। फिर है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार संबंधित। इसमें देखिए, अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों, स्कूल है, कॉलेज है, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने व उनका संचालन करने का अधिकार होगा। इधर देखिए, अनुच्छेद 29 के अंदर बताया गया है उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, इनका किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 30 के अंदर बताया गया इन्हीं अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका संचालन करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार देगा। जैसे मदरसों को, ठीक है, ऐसे शिक्षण संस्थानों को स्थापना करने का अल्पसंख्यकों को सिर्फ अधिकार देगा, बाकी किसी को भी अधिकार नहीं। सिर्फ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, जो 6 धर्म है इस देश के अंदर अल्पसंख्यक, जैसे सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, ऐसे धर्म को। इसके बाद में अनुच्छेद 31, हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इसको। अनुच्छेद 14 से लेकर
जो अनुच्छेद 31 दे रखा है, यह अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार दे रखा था, संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंदर वर्णित किया गया। पहला ये मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार बन गया, कानूनी अधिकार अब बन गया। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब कानूनी अधिकार है, अब मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। इसीलिए अनुच्छेद 31 के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। अब है लास्ट मौलिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया। इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने आत्मा का अधिकार कहा गया है। ये ध्यान रखना, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जितने भी अधिकार दिए गए उन सब के अधिकारों का उपचार यहाँ पर किया जाता है, यानी उन अधिकारों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है उसके लिए वर्णन किया गया संवैधानिक उपचारों के अधिकारों में। इसके लिए सबसे पहले दे रखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश के अंदर हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, कभी कभार इंग्लिश के अंदर भी पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है देखिए, इसका अभिप्राय है बंदी प्रत्यक्षीकरण का किसी भी व्यक्ति को सशरीर यानी शरीर सहित उपस्थित करना, न्यायालय के सामने शरीर सहित उपस्थित करना उस बंदी को। यानी किसी भी व्यक्ति ने, अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से अगर बंदी बनाया गया है, बंदी बना लिया है, बना लेने हेतु उसे छुड़वाने हेतु ये याचिका जारी की जाती है। यानी ये ले किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से अगर बंदी बना लिया है, उस हेतु उसको, उस व्यक्ति को छुड़वाने हेतु इस प्रकार की याचिका जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब ही होता है उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना, यानी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर, यानी 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना जिसको अवैध रूप से, यानी बिना पूछे किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया और उसको बंदी बना दिया गया। इसके बाद में दूसरी जो याचिका है वह है परमादेश। संवैधानिक उपचारों की दूसरी जो याचिका है वह है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब है ऊपर का आदेश, परम आदेश, यानी परम आदेश, ऊपर का आदेश। इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं मैंडेमस। इसका अभिप्राय है कि न्यायालय द्वारा उस पदाधिकारी, यानी जो पदाधिकारी है जो ऊपर के आदेश की पालना नहीं कर रहा है, उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। जो व्यक्ति, जो पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है, यानी ऊपर का आदेश
परमादेश का मतलब ऊपर का आदेश, परम आदेश, यानी न्यायालय द्वारा उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए आदेश दिया जाता है। यानी कोई ऐसा सरकारी पदाधिकारी है जो अपने काम को नहीं कर रहा है, अपने कार्य को, अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहा है, इसके लिए ये याचिका जारी की जाती है, जो पदाधिकारी अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में तीसरा जो याचिका है वो है प्रतिषेध। संवैधानिक उपचारों की तीसरी जो याचिका है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसके अंदर क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ यानी नीचे के न्यायालय, या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा अपने नीचे के न्यायालय को निर्देश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। क्या निर्देश देते हैं? निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में, इन कोई भी ऐसा मामला है, इस मामले में कार्रवाई न करे, कार्रवाई न करें, क्योंकि ये उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है, क्षेत्राधिकार का नहीं है। यानी प्रतिषेध का प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट अपने नीचे के न्यायालय में, यानी जैसे न्यायपालिका की जो संरचना होती है वो पिरामिड आकार की होती है, तो सर्वोच्च होता है उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। उसके नीचे के न्यायालय होता है उसको कहते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तीसरा होता है जिला मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, और फिर होता है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो तहसील स्तर पर होता है, ये जिला स्तर पर होता है। इनके नीचे के न्यायालय अगर किसी मामले पर कार्रवाई कर रहा है तो उस मामले पर कार्रवाई को रोकने का जो आदेश दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि यह कार्य यानी जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के का क्षेत्र का बाहर का है, ये तो हाई कोर्ट का होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का होगा। इसके अंदर ये बात बताई गई है, एक बार वापस देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दोनों अधीनस्थ न्यायालय है, एक तो जिला न्यायालय है और दूसरा उसका नीचे का न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय है। इनको ये निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में नहीं कोई ऐसा कार्य होगा, इस मामले में कार्रवाई न करें, क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार का नहीं है। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट है, अगर ये कोई कार्य कर रहा है जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, यानी इनका कार्य है नहीं, और वो कार्य अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है, उसको रोकने के लिए जो याचिका जारी की जाती है उसको प्रतिषेध कहा जाता है। और इसके बाद में नेक्स्ट जो याचिका है वो है उत्प्रेषण। 4 नंबर है उत्प्रेषण। इसको अंग्रेजी के अंदर सेंट्री ओरारी कहते हैं। इसके अंदर किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य करने पर उसे रोकने हेतु यह याचिका जारी की जाती है, यह लेख जारी किया जाता है। देखिए, उत्प्रेषण का मतलब होता है कोई ऐसी संस्था है और उस संस्था का एक निर्धारित कार्य है, जब उस निर्धारित कार्य से बाहर जाकर अगर वो संस्था कोई कार्य कर रही है तो उसको रोकने हेतु उत्प्रेषण की याचिका जारी की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट
ये हाई कोर्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और ये अधीनस्थ न्यायालय हो गया। अगर हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कार्य करें तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देगी कि हमारा कार्य तू नहीं करेगी। इसका मतलब क्या कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र कर रही है, तो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही है, उसको रोकने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो याचिका है वो है अधिकार पर्चा, 5वीं। अधिकार पर्चा इसको अंग्रेजी के अंदर को वारंटो कहते हैं, को वारंटो याचिका। इसके अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी पद को धारण कर लेने पर उसे हटाने हेतु ये याचिका जारी की जाती है। देखिए, अधिकार पर्चा को वारंटो, इसमें कोई व्यक्ति है, कोई सरकारी पद जो अवैध रूप से धारण कर लिया है, उसको हटाने के लिए जो याचिका जारी की जाती है उसको अधिकार पर्चा कहा जाता है। यानी कोई सार्वजनिक पद है, अवैध रूप से उसने कब्जा कर लिया है, उस पद से उसको हटाने के लिए जो याचिका जारी की जाती है उसे अधिकार पर्चा कहा जाता है। यह था मूल अधिकार। हमारे जो मूल अधिकार थे अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। इसके अंतर्गत आपके निवारक नज़रबंदी का दे रखी थी, उसके बारे में मैंने पहले अध्ययन नहीं किया। अब देखिए निवारक नज़रबंदी क्या होती है। जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से पहले दे रखा था, निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी देखिए, सबसे पहले इसका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय किसी अपराधी को, यानी कोई अपराधी है या अभी बना नहीं है, किसी अपराधी को अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। यानी निवारक नज़रबंदी का मतलब होता है कोई अपराधी है, वो अपराध करने से पहले ही उसे रोकना, वो निवारक नज़रबंदी कहलाती है। अपराधी को, इसके साथ ही अपराधी को सीमित अवधि के लिए, यानी कुछ समय के लिए, सीमित अवधि के लिए बिना जांच, यानी कोई जांच नहीं की जाएगी, बिना जांच की बंदी बना लिया जाता है। और इसकी जो बंदी बनाने की जो अवधि है वो 3 महीने के लिए, 3 माह। देखिए, निवारक नज़रबंदी कि किसी भी अपराधी को अपराध करने से रोकना, यानी कोई अपराधी है और अपराध करने से पहले ही रोकना, और उस अपराधी को सीमित अवधि के लिए, सीमित अवधि 3 माह की, उसको बिना जांच, यानी कोई जांच के बिना ही उसको बंदी बना लिया जाता है, उसको निवारक नज़रबंदी कहा जाता है। इसके साथ ही निवारक नज़रबंदी के साथ ही कुछ अधिनियम बनाए गए हैं इसको पालना करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। वे कानून कौन कौन से अधिनियम देखें। सबसे पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। निवारक नज़रबंदी के संबंधित ही है। सबसे पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यानी देश की सुरक्षा से अधिनियम। इस अधिनियम को 1980 के अंदर बनाया गया है, और वर्तमान में कोरोना की वजह से ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सबसे अधिक प्रचलित रहा है और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। तो देखिए, इस अधिनियम को 1980 के अंदर बनाया गया है। यह अधिनियम सांप्रदायिक
सांप्रदायिक व देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करने वालों को रोकना, कार्य करने वालों को रोकने वाले के लिए कानून बनाया गया। इन्हीं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंदर बनाया गया है, जो सांप्रदायिक वो देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करते हैं उनके लिए बनाया गया है, जो 1980 के अंदर। और कोरोना की वजह से ये सबसे अधिक प्रचलित रहा वर्तमान के अंदर। दूसरा है गैर कानूनी गतिविधियां जो देश के विरुद्ध की जाती हैं, जैसे आतंकवादी संबंधी घटनाएं हैं। गैर कानूनी गतिविधियों निवारण अध्यादेश, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय यानी देश के अंदर और विश्व के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए यानी इसको रोकने के लिए आतंकवाद को ये अधिनियम बनाया गया है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया, गैर कानूनी निवारक अधिनियम। इसके बाद में ये हमारे 2 अधिनियम बनाए गए थे। अब है मूल अधिकारों का मूल्यांकन या उसकी आलोचना। देखें, यानी उसका मूल्यांकन करें मूल अधिकारों का या उसकी आलोचना। मूल अधिकारों का मूल्यांकन यानी कहां तक हमारे लिए मूल अधिकार उपयुक्त हैं और कहां पर हमारे लिए मूल अधिकार उपयुक्त नहीं है, तो वो आलोचना के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मूल अधिकार हमारे लिए कितना जरूरी है। देखिए मूल अधिकार अनेक प्रकार से मूल अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए, यानी अनेक प्रकार के उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। और जिससे क्या होता है, संविधान ने एक हाथ से मूल अधिकार दिए हैं तो दूसरा हाथ से मूल अधिकारों को वापस ले लिए। संविधान ने एक हाथ से मूल अधिकारों को दिए हैं, मूल अधिकार को दिए हैं, तो दूसरे हाथ से मूल अधिकारों को वापस ले लिया गया। दूसरा है आपातकाल के समय में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी आपातकाल के अंदर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो मूल अधिकार का कोई औचित्य नहीं रहता है। तीसरा है मूल अधिकारों में व्यवस्थापिका यानी संसद व्यवस्थापिका की निरंकुशता यानी तानाशाही से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। यानी संसद की निरंकुशता व्यक्ति उस पर से सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि तानाशाही व्यवस्थापिका की संसद की सबसे अधिक रहती है। फिर है इसका 4 नंबर मूल अधिकार राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए प्रयोग हुआ। यानी राजनीतिक विरोधी हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए, सरकार के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उस आवाज को दबाने के लिए प्रयोग हुआ है मूल अधिकारों का। और नेक्स्ट 5वां है मूल अधिकारों का उपयोग शोषण के विरोध प्रभावी रूप से लागू नहीं हुआ। शोषण के विरुद्ध हमारे को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के विरुद्ध मूल अधिकारों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। और नेक्स्ट है
मूल अधिकार एक जटिल व खर्चीली प्रणाली होने के कारण नागरिक हितों की सुरक्षा नहीं हो पाती। यानी गरीब लोग अपने मूल अधिकारों के महत्व को नहीं समझते हैं। मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक जटिल और खर्चीली प्रणाली है, इसीलिए मूल अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।